दोस्तों नमस्कार। 1 जुलाई 2024 से भारत के 3 क्रिमिनल कानून बदल गए हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किसी भी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी तक जो कानून हमारे देश में चल रहे थे वो 150 साल पुराने थे। इसका मतलब कि वो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून थे। निश्चित रूप से उनका पूरा पर्पस ये था कि भारत में कोई भी घटनाएं ऐसी ना हो जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य पे कोई आंच आए, चाहे वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात हो। किसी भी रूप में यहाँ पे पुलिस के पास पूरे अधिकार होने चाहिए। वो जो चाहे जैसी स्थिति में चाहे सिचुएशन को काबू कर सके। इसीलिए आप देखेंगे अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों में कभी भी जो लोग कानून एनफोर्स करते हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या अधिकारी वर्ग हो, उन पे कभी आंच नहीं आती है। सारा का सारा दोष जनता पे ही रहता है। अब जब ये 3 कानून बदल गए हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है दोस्तों कि क्या इससे जो दोषी अधिकारी हैं उन पे भी कार्रवाई होगी या ये पुराने तरीके से ही कानून है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसकी चर्चा मैं डिटेल में आपके साथ करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 3 नए कानूनों में एज ए सिटीजन, नागरिक होने के नाते आपके क्या अधिकार है, आपको किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। ब्रीफली आज मैं इसकी चर्चा करने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। आपकी जानकारी के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें इन तीनों कानूनों से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उसकी डिटेल में मैं व्याख्या करूंगा और एज ए नागरिक आपको किन बातों का ध्यान रखना है या आपके लिए उसमें क्या प्रावधान है उसकी चर्चा भी मैं आपके साथ करूंगा। कुछ वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हैं, आप जाके देख सकते हैं और आने वाले दिनों में और भी जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो उसमें डालूंगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कानूनों से संबंधित जो भी अपडेट आए वो आपको मिल जाए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे आने वाले दिनों में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस कानून की सबसे अच्छी बात क्या है, खराबियों पर मैं बाद में आऊंगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगर एफआईआर फाइल करनी है तो अब आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना है, आप ईमेल के माध्यम से भी एफआईआर भेज सकते हैं। तो जो एक पुलिस स्टेशन जाने का जो खौफ होता था, जिस तरह से हिंदुस्तान में पुलिस का हमारे नागरिकों के साथ बर्ताव होता है, जिस तरह से वो रूड बिहेवियर करते हैं क्योंकि उनको एक सत्ता का या पावर का नशा होता है, तो आम आदमी पुलिस से दूर रहना ही बेहतर समझता है, चाहे उसको कितना भी कष्ट हो। लेकिन अब डिजिटल सिस्टम आने से सबसे अच्छी बात यह है कि आप घर बैठ के मोबाइल से या किसी भी फोरम से या किसी भी घर से, दुकान से, ऑफिस से एफआईआर फाइल कर सकते हैं। आपको जाके पुलिस स्टेशन में फाइल करने की जरूरत नहीं है। पहली तो अच्छी बात यह है। दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर आपके साथ कभी क्राइम होता है तो अभी तक समस्या ये होती थी कि ज्यूरिसडिक्शन किसका है। अगर मैं आपको यह कहूं, दिल्ली में ऐसे ऐसे केसेस हुए हैं जिसका मैं खुद विटनेस हूं कि अगर सड़क के दाईं तरफ हुआ है तो विटनेस किसी और का है, और अगर क्राइम सड़क के बाईं तरफ हुआ है तो ये जो ज्यूरिडिक्शन है वो किसी और का है। ज्यूरिडिक्शन के झगड़े में पुलिस के डिपार्टमेंट या पुलिस के पुलिस थाने आपस में लड़ते रहते थे और जो अपराधी था या जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसको देखने वाला कोई नहीं होता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि सड़क के एक तरफ दूसरा एक जुरिडिक्शन है और इस तरफ किसी और थाने का। आम आदमी इसमें परेशान रहता था क्योंकि जब वो रिपोर्ट लिखाने जाता था तो सबसे पहले पुलिस अधिकारी या जो वहाँ पे थाने में एसएचओ या जो उनके इंस्पेक्टर्स होते थे जो कंप्लेंट लिखते थे, सबसे पहले पूछते थे आपका क्राइम कहाँ हुआ, और वो टालने की कोशिश करते थे। अच्छा, आपका वहां हुआ है तो आपका जुरिडिक्शन यहाँ नहीं, वहां है, आप वहां जाइए। क्योंकि कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट का अधिकारी या हवलदार या इंस्पेक्टर जो भी आप कहें, वो नहीं चाहता कि वो क्राइम लिखे क्योंकि फिर उसके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, काम का लोड बढ़ेगा। तो हर आदमी तनख्वाह पूरी चाहता है, कम से कम काम करके, और यही हाल पुलिस का भी रहा है। सवाल अब इस बात का है, अब क्या होगा। नए कानून में एक प्रावधान है जीरो एफआईआर का।
आप किसी भी थाने में जाके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, आपको जुरिस्डिक्शन की टेंशन नहीं लेनी। पहला उदाहरण तो था कि आप ईमेल भेज सकते हैं, तो अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आपको फिजिकली भी जाना है तो आपको जुरिस्डिक्शन नहीं ढूंढना है, जो आपको नजदीक पुलिस थाना मिलता है आप वहां जाके कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए। बाद में ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है ये ढूंढना कि जुरिडिक्शन किसका है, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा। ये सिटीजन का काम नहीं है, ये नागरिकों का काम नहीं। लेकिन अभी तक देश के नागरिकों को, जिसे कहते हैं ना, पिलर टू पोस्ट दौड़ाया जाता था और लोग इसी से फ्रस्ट्रेट होते थे कि न्याय कब मिलेगा, जबकि एफआईआर दर्ज करने में इतने नखरे हो रहे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई रेप विक्टिम है तो अभी सबसे बड़ी हरेसमेंट और टेंशन और मेंटल टॉर्चर ये होता था कि उसके साथ जिस तरह के सवाल जवाब किए जाते थे वो अपने आप में एक शर्मनाक हादसा होता था। लेकिन अब इस कानून में प्रावधान है कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो उससे सिर्फ महिला अधिकारी ही, जो महिला ऑफिसर होगी पुलिस की, वही पूछताछ करेगी और वो भी उनके परिवार या गार्जियन के सामने। अकेले में उसको प्रताड़ित नहीं किया जाए, ताकि फैमिली साथ रहे और महिला अधिकारी पूछे ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कोई भी अगर मेडिकल जांच करनी है तो वो 7 दिन में कंप्लीट होनी ही होगी कानून के हिसाब से। इसका मतलब अगर पुलिस ने केस दर्ज किया और मेडिकल नहीं कराई है तो ये नेग्लिजेंसी पुलिस की मानी जाएगी। तो अब पुलिस को भी यहाँ पे अकाउंटेबल बनाया है, क्योंकि बहुत बार जो सबूत हैं उनके साथ छेड़खानी कर दी जाती थी। अगर पुलिस को अब कहीं पे तफ्तीश करनी है तो अभी जाके आप प्लांटेड एविडेंसेस भी रखते थे, नहीं होता था तो झूठी खबर भी लिख देते थे, कागज में कुछ भी लिख दिया जाता था और बाद में कोर्ट में उस पर बहस होती थी। इस कानून में ये कहा गया है कि जब भी पुलिस किसी भी तरह का सर्च ऑपरेशन करेगी तो उसकी वीडियोग्राफी करेगी, कि अगर आपको मान लीजिए कहीं ड्रग्स मिले या नहीं, इसकी वीडियोग्राफी होना जरूरी है। नहीं तो लिख दिया कि जी इसके पास मेरे को ड्रग्स मिले थे, अब किसको पता, ये झूठा केस भी हो सकता है। एविडेंस नहीं है, लेकिन क्योंकि कागज में लिख दिया, एफआईआर में फंसाने के लिए किसी को लिख दिया, तो उस स्थिति में नागरिक परेशान रहते थे और जिन लोगों ने फर्जी केस कराया वो अपना बदला लेते थे और कभी कभी पुलिस को रिश्वत दे के उस केस के अंदर उल्टी सीधी धाराएं भी लगा दी जाती थी, सच्चाई के परे। लेकिन अब वीडियोग्राफी होने से बहुत सारी चीजें साफ हो जाएगी। इसी के साथ अगर मान लीजिए अगर कोई गैंग रेप का केस होता है, तो अभी तक हमने देखा अदालतों में छूट हो जाती थी, माइनर है, मेजर है, इसी में आधा टाइम वेस्ट हो जाता था। अब सवाल इस बात का है कि अगर किसी हालात में अगर गैंग रेप होता है, जो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स है, लेकिन अगर उसके दोषी हैं तो उनको अब या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड। मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटरेंस होगा बताने के लिए कि किस तरह से हम महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स को रोकें। और यही बात आती है कि जब हम बच्चों और महिलाओं की बात करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो उसमें भी काफ़ी सहूलियत रहेगी, उसको प्रायोरिटी पे पुलिस को देखना होगा। कुछ नई डेफिनेशंस इन कानूनों में डाली गई हैं, जैसे गैंग रेप की मैंने आपको बात करी। लव जिहाद का मुद्दा बहुत था कि आप धर्म अपना छुपा के और इस तरह की हरकत करते थे, शादी का फेक प्रॉमिस देते थे। अब लव जिहाद पे कानून बन गया है, अब ये हरकतें रुकनी चाहिए। इसी के साथ आप अगर मॉब लिंचिंग करते थे उस पर कानून नहीं था, उसको सिर्फ एक क्रिमिनल एक्ट मान के रखा जाता था, लेकिन अब मॉब लिंचिंग पे क्लियर कानून बन गया है, तो उम्मीद है इस तरह की भी घटनाएं कम होंगी। छोटी मोटी चोरियां, जैसे महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग की बात होती थी, इसको लेके लोग परेशान थे, अब इस पे भी कानून बन गया है। भारत के समाज में एक अजीब सी प्रथा चल रही है, लिव इन रिलेशनशिप। शादी का झूठा वादा करके दो लोग व्यस्क हों, साथ रहते थे, किसी कारण मनमुटाव हुआ, सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ, उसके बाद अलग अलग हो गए। उसको लेके झगड़ा होता था, क्योंकि पुराना परिवार शायद रहा नहीं, नए परिवार में कुछ बना नहीं। अब इसका लोकल स्टैंडिंग या लीगल पोजीशन क्या है किसी को पता नहीं थी, लेकिन नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप को बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है लिव इन रिलेशनशिप में, तो उसके बाद इस पूरी स्थिति के अंदर
कानून लगेगा और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने और आती है वो ये है कि जो अभी तक आप अरेस्ट करते थे, आपके खिलाफ क्या कंप्लेंट हुई आपको पता नहीं लगता था, पुलिस वाले आपको कंप्लेंट नहीं देते थे। अब इस कानून में बहुत क्लियर कर दिया गया है कि जो दोषी है, मतलब जिसने शिकायत करी है और जिसके खिलाफ शिकायत करी है, दोनों को सारे रिकॉर्ड पुलिस को देने होंगे। चाहे वो एफआईआर की कॉपी है, चाहे वो पुलिस की रिपोर्ट है, चाहे वो चार्जशीट है, कोई भी ऑर्डर, कोई भी डॉक्यूमेंट उस केस से संबंधित है, दोनों पार्टियों को पाने का बराबर का हक है। और ये बात अब हमें समझनी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब जो जहां तक बात आ रही है कि भाई बहुत डिले होता है लीगल सिस्टम, तो इन कानूनों में यह भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा वकील अब 2 बार एडजर्नमेंट ले सकते हैं। नहीं तो तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख का जो मुद्दा था, अब उस पर लगाम लगेगी। अब 2 बार से ज्यादा तो कोर्ट भी एडजर्नमेंट नहीं देंगे। और कोर्ट के लिए भी आसान हो गया क्योंकि सारी चीजें अब डिजिटाइज हो गई। फाइलिंग डिजिटाइज्ड है, सारे जेल डिजिटाइज्ड हैं, सारे रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड हैं, कितनी बार हियरिंग हुई, कितनी बार एडजर्नमेंट हुआ, ये सब डिजिटाइज्ड है। तो अगर 2 बार एडजर्नमेंट हो गया है तो तीसरी बार कोर्ट एडजर्नमेंट नहीं देंगे, तो वकीलों को, मुवक्किल को, सबको तैयारी करके ही कोर्ट में जाना होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो कस्टडी थी वो पुलिस में 15 दिन की थी। अब इसको बढ़ा के 45 दिन कर दिया गया। और यह भी कहा गया है कि पुलिस को अगर कोई भी केस आता है तो अब आप चार्जेस 60 दिन में फ्रेम करेंगे, अनलिमिटेड केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं चलेगी। अब सवाल इस बात का है कि क्या हमारा पुलिस डिपार्टमेंट सक्षम है? क्या जिस तरह से केस हो रहे हैं हमारे पास उस तरह के ट्रेंड ऑफिसर्स हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। नीयत अच्छी है, क्या हमने संसाधन दिए हैं? जहां तक बात है डिजिटल रिकॉर्ड्स की, इससे बहुत फायदा हुआ है, लेकिन बाकी जो सुविधाएं चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट को, उनकी ट्रेनिंग, उनका स्किल डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनकी मानसिकता, उनको बदलने के लिए इस कानून में कोई प्रावधान नहीं। इसका मतलब यह है कि जब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होते, ये तीनों कानून इफेक्टिव नहीं होंगे। नीयत अच्छी है, कानून अच्छे बनाने का प्रयास किया गया है, लेकिन अभी भी मानसिकता विदेशी है, क्योंकि इन कानूनों में ज्यादातर बातें पुराने कानून की ली गई हैं, कुछ नए सुधार किए गए हैं। अभी भी जो अकाउंटेबल ऑफिसर्स हैं या जिन पुलिस अधिकारियों ने गलत काम किया है या एक आम आदमी को हैरेसमेंट या परेशान किया जाता है, उसको रोकने के लिए क्या प्रावधान है, वो इस कानून में नहीं दिखते। इसका मतलब यह है कि सत्ता पक्ष पुलिस का अपने फेवर में जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि गलत अगर कार्रवाई करती है पुलिस तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये इस कानूनों में कहीं नहीं लिखा है। इसीलिए जब तक पुलिस रिफॉर्म्स नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि लीगल सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है हमारा, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में जिस तरह से ये 3 कानून बदले हैं, इनमें आपको क्या लगता है, क्या सुधार होने की गुंजाइश है? पहली बात। दूसरा, अगर इन तीनों कानूनों से संबंधित आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे को मेल से भी भेज सकते हैं। मैं उन सवालों को आने वाले एपिसोड्स में कवर करूंगा, ताकि हमारे साथियों के जितने भी सवाल हैं सिस्टमैटिकली हम उनका जवाब दे सकें। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जागरूक नागरिक ही देश को बचा सकते हैं और सिस्टम को अकाउंटेबल बना सकते हैं। अगर हम ही जागरूक नहीं होंगे तो पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी हमारे को एक्सप्लॉइट कर सकता है, हमें धमका सकता है, डरा सकता है, हमारा नाजायज फायदा उठा सकता है। इसलिए आपको अपने अधिकार और अपने कानून जानना जरूरी है। इस सीरीज में यही मेरा एक प्रयास रहेगा, इसीलिए इसका एक मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें ऑलरेडी 4-5 वीडियो मैं डाल चुका हूं, आने वाले समय में और भी डालेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और अपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने जो सवाल हैं, जो भी आपके मन में शंका है, सवाल हैं, आप उनको भेजिए। मैं उनको कंपाइल करके आने वाले दिनों में उन पर वीडियो बना के आपकी जो जिज्ञासा है उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।